नमस्कार साथियों, खड़गपुर डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम 30 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था और फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द फ्री हाइट ऑफ AC-ICF टाइप बोलेस्टर कॉयल स्प्रिंग। तो यहीं पर देखिए, जो AC-ICF कोच का बोलेस्टर स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा है। तो इसमें पहले बोलेस्टर स्प्रिंग के लिए देख लेते हैं। तो ये AC-ICF कोच के लिए पूछा था, जो कि 400 mm हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं बोलेस्टर स्प्रिंग के लिए, पहले देख लेते हैं आप लोग का ये ICF कोच का केस में बोलेस्टर स्प्रिंग AC कोच के लिए 400 mm, नॉन AC ये हो जाएगा आप लोग का नॉन AC कोच के लिए 385 mm, इसी हिसाब से एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट देखेंगे। ये AC कोच के लिए 375 mm, नॉन AC कोच के लिए 360 mm। तो ये डाटा आप लोग याद रखिए। व्हिच पार्ट इन द व्हिच पार्ट इन द C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कंट्रोल्स द चार्जिंग ऑफ द कंट्रोल रिजर्वर। तो यहीं पर देखिए C3 टाइप जो DV रहता है, तो इसमें आप लोग का जो CR रहता है, तो CR का चार्जिंग को कौन कंट्रोल करता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देखेंगे, तो यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया है मेन वाल्व, कट ऑफ वाल्व, लिमिटिंग डिवाइस, क्विक सर्विस वाल्व, तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो C3 टाइप जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व रहता है, इसका कंट्रोल रिजर्वर को चार्ज कौन करता है, चार्जिंग कौन करता है, ये हो जाएगा A कंट्रोलर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द परमिसिबल व्हील गेज ऑफ व्हील्स ऑन ICF कोच एज पर IRCA स्टैंडर्ड इज। तो यहीं पर देखिए IRCA इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। तो इसके अनुसार ICF कोच के लिए जो आप लोग का परमिसिबल व्हील गेज ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1600 + 2 - 1 mm। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर देखते हैं ICF आप लोग का कोच के लिए, और जो गुड्स का केस में ये आप लोग का जो व्हील गेज होगा 1600 + 2 - 1 mm। इसी से ही स्टैंडर्ड, मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन आता है। इसी हिसाब से LHB कोच का देखेंगे व्हील गेज। तो LHB कोच का केस में ये 1600 ± 1 mm। नेक्स्ट चलते हैं। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द अलार्म चेन अपरेटस इन ए कोच शुड नॉट एक्सीड। तो जब भी हम लोग ACP अलार्म चेन पुलिंग टेस्ट करते हैं, ये कंडीशन में हम लोग को कुछ लोड इसमें देना पड़ता है, इसको पुलिंग वेट देना पड़ता है। तो कितना आप लोग पुलिंग फोर्स आप लोग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से, तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 kg से ज़्यादा पुलिंग वेट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन C के साथ चलिए। तो यहीं पर इसका जो रेंज रहता है, जो लिमिट रहता है 7 to 10 kg, इतना वेट पर ही आप लोग का अलार्म चेन पुलिंग टेस्ट किया जाता है। इन ए कोचिंग स्टॉक व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ B शेड्यूल एग्जामिनेशन। तो B शेड्यूल के लिए ये आप लोग का 3 मंथ हो जाएगा। तो इसमें भी देख लीजिए कि आप लोग का A शेड्यूल का पीरियोडिसिटी इंटरवल देख लीजिए 1 मंथ ± 3 डेज। B शेड्यूल के लिए 3 मंथ ± 7 डेज। इसके बाद इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग IOH ये 9 मंथ
प्लस 13 डेज। किसी कारण आयोच अगर टाइम में नहीं हो पा रहा तो एक्स्ट्रा आप लोग 1 महीना ले सकते हैं। पीओच पीरियोडिकल ओवरऑलिंग ये आप लोग का 18 मंथ। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, फिर से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, अच्छा से याद करवा लीजिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बफर्स एट वन एंड ऑफ एन आईसीएफ कोच। तो यहाँ पर देखिए आईसीएफ कोच में 2 बफर के बीच में आप लोग का डिस्टेंस पूछ रहा है, वो भी एक एंड में पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन दे चेक करेंगे, तो यहीं पर कोई भी ऑप्शन ऐसा मैचिंग नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1956 mm। व्हाट इज द डेस्पॉट ऑयल लेवल अंडर टीआर कंडीशन इन आईसीएफ बोगी। टीआर कंडीशन में आईसीएफ बोगी में डेस्पॉट का ऑयल लेवल पूछा है जो कि 40 mm, और इसमें जो ऑयल का क्वांटिटी ये भी बताया गया है जो कि 1.4 लीटर से 1.6 लीटर ये रहता है। और इसमें जो ऑयल यूज किया जाता है ये बताया गया है सर्वोलिन 68, सर्वोलाइन 68, ये ब्रांड का ऑयल यूज किया जाता है। द बफर प्लंजर फेस ऑफ आईसीएफ कोच इज मेड ऑफ। तो यहीं पर देखिए बफर प्लंजर फेस प्लेट का आप लोग का कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है। तो इसमें भी ऑप्शन में चलेंगे तो ऐसा ऑप्शन आप लोग को मैचिंग नहीं हो पा रहा है, तो ये आप लोग का जो ऑप्शन सही करेक्ट आंसर होगा ये कास्ट स्टील हो जाएगा। द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इन कोच शुड बी। यहीं पर देखिए बीएमबीसी आईसीएफ कोच के लिए ये पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है जो कि 32 mm। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रूफ सीट इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में रूफ सीट का थिकनेस पूछ रहा है 1.6 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द परमिसिबल स्लैग एडजस्टमेंट ए डायमेंशन फॉर कोचेस विथ 16.25 टन बोगी। तो ये आप लोग का 16.25 टन बोगी मतलब ये एसी कोच के लिए या आप लोग का जो कि हाई स्पीड कोच के लिए, ये आप लोग का जो ए डायमेंशन पूछ रहा है जो कि ये हो जाएगा आप लोग का 22 + 2 - 0 mm। तो यहीं पर आप लोग 22 mm लीजिए। ये अगर आप लोग का नॉन एसी या पैसेंजर कोच के लिए पूछा होता या 13 टन बॉय के लिए पूछा होता तो ये कंडीशन में 16 + 2 - 0 mm ये होता। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जर्नल सेंटर एंड कैसनफ बोगी। कैसनफ बोगी का केस में जर्नल सेंटर का बीच में आप लोग यहीं पर डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2260 mm। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए व्हील इन आईसीएफ सॉलिड व्हील इज। तो आईसीएफ यहीं पर जो नया कंडीशन में मैक्सिमम हो जाएगा आईसीएफ आप लोग का व्हील का डायमीटर जो कि 915 mm होता है। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए ये नया कंडीशन में 915 mm। लास्ट जो सॉफ्ट इशू साइज डायमीटर होगा ये 834 mm, लेकिन बहुत आप लोग का जगह में 837 mm ये आप लोग का लास्ट सॉफ्ट इशू साइज लिया जाता है, लेकिन रेलवे बोर्ड सर्कुलर के अनुसार ये आप लोग का 834 mm होता है। और इसका कंडमनिंग लिमिट जो होगा कंडमनिंग डायमीटर आईसीएफ व्हील का ये हो जाएगा 825 mm। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इन बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक इज कॉमनली यूज्ड इन आईसीएफ कोच। तो यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच में ब्रेक ब्लॉक पूछ रहा है किस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, तो के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का के टाइप का। इसी हिसाब से बीएमबीएस वागन में भी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो वागन रहता है इसमें भी आप लोग का के टाइप का
ब्रेक प्लग यूज होता है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। इन आईसीएफ बोगी द फंक्शन ऑफ द लेटरल डैम्पर इज टू। तो यहीं पर देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आईसीएफ बोगी में पहले तो आप लोग का लेटरल डैम्पर, ये जो लेटरल डैम्पर है ये रहेगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन होता तो एलएचबी कोच के लिए होता। तो यहीं पर हम लोग जो एलएचबी कोच में लेटरल डैम्पर दिया जाता है तो इसका काम क्या होता है, ये लेटरल जो थ्रस्ट होता है उसको एब्जर्व करता है, एब्जर्व लेटरल थ्रस्ट को एब्जर्व करता है, या आप लोग बोल सकते हैं इसका जो आप लोग का यहीं पर ऑप्शन के अनुसार इट कंट्रोल दी साइड मूवमेंट, ये साइड मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो यहीं पर आप लोग का अगर एलएचबी कोच के लिए क्वेश्चन होता तो लगभग ये आप लोग का ऑप्शन सी में जो है ये कंट्रोल साइड मूवमेंट यही होता। तो इसके बारे में भी ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि आईसीएफ कोच में कोई भी लेटरल डैम्पर का यूज होता नहीं है, इसी का लगभग आप लोग का ट्रॉली का जो लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये इक्विलाइजिंग स्टे करता है आईसीएफ कोच में। Which component is used to prevent air pressure from flowing back from the auxiliary reservoir to the feed pipe in air brake system? तो यहीं पर सिंपल आप लोग का जैसे कि आप लोग का फीड पाइप से एनआरवी होके ये ऑक्सिलरी रिजर्वर में प्रेशर जाता है। तो यहीं पर आप लोग का जो एनआरवी का काम क्या होता है कि ऑक्सिलरी रिजर्वर से प्रेशर को ये आप लोग का बैक फ्लो या रिटर्न होने देता नहीं है, यही एनआरवी का काम है, जो कि एनआरवी को चेक वाल्व भी बोला जाता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चेक वाल्व हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which part of the coach ट्रांसमिट द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्सेस इन आईसीएफ कोच? तो आईसीएफ कोच में ये देखिए ये ट्रांसमिट करेगा ड्रॉ और बफिंग फोर्स को ट्रांसमिट करेगा आईसीएफ कोच में। तो ये आप लोग का कंपोनेंट्स या ये कौन सा पार्ट्स है जो कि ट्रांसमिट करेगा ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स आईसीएफ कोच में, ये हो जाएगा आप लोग का एंकर लिंक, ऑप्शन बी के साथ चलिए। What is the drop of the brake pipe pressure during sensitivity test with single curve test rig? तो यहीं पर देखेंगे सेंसिटिविटी टेस्ट देखेंगे सिंगल कर्व टेस्ट रिग में, तो कितना बीपी प्रेशर कितना टाइम के लिए ड्रॉप करेंगे, जिसमें कि डीवी का सेंसिटिविटी चेक करेंगे। तो डीवी का सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे या आप लोग का ब्रेक लग रहा है कितना टाइम में कितना ड्रॉप करने से ये देखेंगे। तो अगर बीपी प्रेशर जो है आप लोग ड्रॉप कीजिए 0.6 kg/cm², 6 सेकंड के लिए, इसी दौरान ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए। तो इसमें आप लोग का डीवी का सेंसिटिविटी पता चलता है। इसी हिसाब से अगर इनसेंसिटिविटी टेस्ट अगर बोला होता तो ये कंडीशन में आप लोग का बीपी प्रेशर 0.3 kg/cm² ये ड्रॉप करना पड़ता है, ये आप लोग का 60 सेकंड के लिए। तो ये कंडीशन में ब्रेक लगेगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज पास? पास क्या है? तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए पास क्या है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन आप लोग का सी में, एन अथॉरिटी गिवन बाय ए रेलवे टू रेलवे एम्प्लॉई और पर्सन ऑथराइजिंग हिम टू ट्रैवल इन ए ट्रेन ग्रेटिटियसली। तो यहीं पर आप लोग का बोल रहा कि रेलवे द्वारा एक रेलवे कर्मचारी या व्यक्तित्व को ट्रेन में निःशुल्क यात्रा करने के लिए अधिकृत
करने का अधिकार। तो ये ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। एन अथॉरिटी गिवन बाय रेलवे टू ए रेलवे एम्प्लॉयर और पर्सन ऑथराइजिंग हिम टू ट्रैवल इन ट्रेन ग्रेटिटियसली। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। इसी का मतलब ही पास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फैमिली मीन्स। तो यहीं पर देखिए फैमिली का मतलब क्या है। यहीं पर फैमिली का मतलब हो जाएगा वाइफ, हस्बैंड, सन और स्टेप सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड होली डिपेंडेंट बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट, डिपेंडेंट विडो डॉटर, रेलवे डॉक्टर्स सर्टिफाइड इनवैलिड सन डॉटर ऑफ एनी एज। तो ये आप लोग का जो है, जो ऑप्शन ए में है, पति पत्नी 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र संतान और पूर्ण रूप से आश्रित होगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का छात्र होगा, किसी भी उम्र की अविवाहित बेटी चाहे वह कमा रही है या नहीं, आश्रित विधवा बेटी, रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित आवश्यक पुत्र पुत्री। तो ये हो जाएंगे आप लोग का फैमिली हो जाएंगे। बहुत ही लंबा है, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, यही आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशूड टू रेलवे एम्प्लॉई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, तो एकदम लेटर सब छोटा साइज का है, इसलिए अच्छा से थोड़ा सुन लीजिए, इसके बाद ही आप लोग अपना आंसर ले लीजिए। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशूड टू द रेलवे एम्प्लॉई। रेलवे कर्मचारी को आप लोग का कितना सेट पीटीओ मिलता है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आप लोग को 4 सेट, जो चाहे आप गेजेटेड हो नॉन गेजेटेड स्टाफ हो, आप लोग का जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आप लोग का हर एक साल 4 का आप लोग का सेट मिलता है पीटीओ। ऑप्शन बी के साथ चलिए, ऐसा ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन बी में है। अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज। तो यहीं पर देखिए पास धारक का जो अटेंडेंट रहेगा, ये किसको हम लोग अटेंडेंट बोलेंगे, ये हो जाएगा फुल टाइम पेड सर्वेंट। ये हो जाएगा आप लोग का फुल टाइम पेड सर्वेंट, इसी को ही अटेंडेंट आप लोग का पास होल्डर का अटेंडेंट बोला जाता है। फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ का सिंपल फुल फॉर्म यहीं पर आप लोग सभी को पता है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। सेट मीन्स, यहीं पर देखिए जो पास का सेट बोलते हैं, ये सेट किया होता है। तो ये आप लोग का जो सेट होता है, सेट मीन 3 सेट्स ऑफ पास पर ईयर। तो हम लोग को जैसे कि 3 सेट पास मिलता है पर ईयर, इसी को ही सेट बोला जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ब्रेक जर्निंग इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ। तो यहीं पर देखिए ब्रेक जर्निंग कौन सा पास में मिलता नहीं, ये आप लोग का सेटलमेंट पास में मिलता नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशुएंस ऑफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो यहीं पर देखिए मेजर पेनल्टी के लिए पूछ रहा है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो इसको सब कोई जानते हैं, SF5 ये मेजर पेनल्टी के लिए है। SF11 देखिए, ये जो दिया गया है SF11, ये माइनर पेनल्टी। इसके साथ अभी एक आप लोग का ये देख लीजिए, ऑप्शन सी में शायद SF3 दिया हुआ है। तो SF3 क्या होता है, ये नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो यहीं पर आप लोग का SF3 जो होता है, ये गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र होता है, जो कि आप लोग का निर्वाह भत्ता के लिए।
तो सस्पेंशन के दौरान आप लोग को जो निर्वाह भत्ता मिलेगा इसके लिए SF3 जारी किया जाता है, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। Which of the following rules of DAR 1968 does specify the penalties? तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 में आप लोग का पेनल्टी के बारे में स्पेसिफाई किया गया है, इसके बारे में वर्णित के वर्णना किया गया है, इसके बारे में दिया गया है। वो कौन सा रूल है? तो इसमें आप लोग का पेनल्टी के बारे में जो दिया गया है रूल 6 में बताया गया है पेनल्टी के बारे में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन RSDNDA रूल्स? तो यहीं पर देखिए रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो इसमें आप लोग का कौन कॉम्पिटेंट अधिकारी है जो कि रूल बना सकते हैं? रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल में नियम बनाने का अधिकारी हो जाएंगे, अथॉरिटी हो जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए के साथ चलिए, भारत के राष्ट्रपति। पेनल्टी फॉर मिस कंडक्ट अंडर रूल 11 ऑफ DAR 1968 इच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का दो रेलवे सर्वेंट आप लोग का जो कंडक्ट रूल, सॉरी फ्रेंड्स, ये डिसिप्लिन अपील रूल 1968। तो इसमें आप लोग का रूल 11 जो दिया गया है, तो रूल 11 में आप लोग का यहीं पर दिया गया है पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट अंडर रूल 11। तो रूल 11 में आप लोग को पहले क्या बताया गया है? तो रूल 11 में बताया गया है माइनर पेनल्टी के बारे में बताया गया है। माइनर पेनल्टी, छोटी शास्ति या लघु शास्ति के बारे में बताया गया है। तो जो माइनर पेनल्टी है इसमें ऑप्शन में देखेंगे माइनर पेनल्टी कौन सा है। तो यहीं पर ऑप्शन ठीक से देखेंगे तो यहीं पर देख लीजिए, जो विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए या आप लोग का प्रमोशन को विदहोल्डिंग किया जाता है, रोक दिया जाता है, यही आप लोग का माइनर पेनल्टी हो जाएगा, कि जो कि रूल 11 में बताया गया है आप लोग का माइनर पेनल्टी के बारे में। और यही आप लोग का जो ऑप्शन सी है ये मैच करेगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, विदहोल्डिंग प्रमोशन। द अपीलेट अथॉरिटी इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज। अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपीलीय प्राधिकारी कौन होंगे? तो इसमें जो आप लोग का अधिकारी हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? यहीं पर हो जाएंगे अथॉरिटी एबव द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी से ऊपर का प्राधिकारी जो होगा ये आप लोग का अपीलेट अथॉरिटी हो जाएगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनल्टी अंडर DNDA रूल। डिसिप्लिन एंड अपील रूल में आप लोग का कौन सा पेनल्टी नहीं है, कौन सा दंड नहीं है? तो यहाँ पर जो वार्निंग है या चेतावनी है ये किसी भी प्रकार का दंड नहीं है। Which Indian economist was awarded the Nobel Prize in Economic Science in 2019? 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो ये भारतीय जो हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है 2019 में इकोनॉमिक साइंस के लिए, तो ये हो जाएंगे आप लोग का अभिजीत बनर्जी। ऑप्शन बी के साथ चलिए, इनको 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। और एक आप लोग का इंडियन है जो कि अमर्त्य सेन हैं, जिनको कि 1998 में आप लोग को दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज। में 1998 में अमर्त्य सेन जी को दिया गया था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन? तो बैडमिंटन में देखिए आप लोग का सिल्वर, ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला है। तो फर्स्ट वो महिला कौन सा है जिनको कि बैडमिंटन के लिए ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला है? तो वो हो जाएंगे PV सिंधु हो जाएंगे।
ये हो जाएंगे ऑप्शन बी पीवी सिंधु, जो कि 2016 का रियो ओलंपिक, यही ओलंपिक गेम्स में ही पीवी सिंधु जी को सिल्वर मेडल मिला था यहीं पर बैडमिंटन में। Which of the following constitutional amendment is known as the पंचायती राज अमेंडमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का 73वां संशोधन, जिसको कि जाना जाता है पंचायती राज अमेंडमेंट के बारे में। तो ये आप लोग का जो अमेंडमेंट हुआ था 73 अमेंडमेंट, 73वां अमेंडमेंट, ये आप लोग का 1992 में हुआ था और इसी को ही पंचायती राज संशोधन के रूप में जाना जाता है। इन व्हिच ईयर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो यहीं पर देखिए जीएसटी लागू किया गया था। कौन सा साल इंडिया में जीएसटी लागू किया गया था? तो जीएसटी लागू किया गया था 2017 में। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू किया गया था। Which Indian state launched the Mission Shakti initiative to empower women in 2023? किस भारतीय राज्य ने 2023 में महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति पहल शुरू की थी? तो ये आप लोग का हो जाएगा सही आंसर, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी के साथ चलिए। जो कि 14 अक्टूबर 2023 को ये शुरू हुआ था मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन अंडर व्हिच प्रोग्राम? भारत ने हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन ये शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आप लोग का गगनयान हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। In which Indian state is the Kuno National Park where the reintroduction of cheetah took place in 2022? 2022 में ये देखिए आप लोग का कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर कि नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाया गया था। तो ये आप लोग का लाया गया था नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाया गया था। 2022 में री इंट्रोडक्शन किया गया था चीता को कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which political leader is the current chief minister of Maharashtra as of 2024? 2024 में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी को ही पता है, एकनाथ शिंदे जी हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए, एकनाथ शिंदे। Which Indian cricketer was inducted into ICC Hall of Fame in 2023? किस भारतीय क्रिकेटर को 2023 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में देखने से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। और डायना इदुल जी, ये दो भारतीय क्रिकेटर, एक आप लोग का मेंस क्रिकेट, एक वोमेन क्रिकेटर, तो ये दोनों को ही मिला था 2023 में
जो कि आप लोग का आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023 में इन्हीं दोनों को ही रखा गया था। तो जैसे कि ऑप्शन आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग और डायना ईदुल जी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो मैथ का क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर buys a TV for 20,000 and sell it 24,000, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो यहीं पर देखिए एक दुकान आप लोग का दुकान मालिक एक टीवी 20,000 में खरीदता है और 24,000 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो यहीं पर देख लेते हैं आप लोग का, जैसे कि ये सॉरी फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहीं पर 20,000 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24,000। तो यहीं पर प्रॉफिट सिंपल दो की 4,000 का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप लोग का कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला में अगर आप लोग पुटअप कर देंगे तो प्रॉफिट ये 4,000 बाय जो कॉस्ट प्राइस है ये 20,000 है इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आप लोग का कितना निकलेगा, ये निकलेगा 20% निकल जाएगा। तो 20% जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इफ एन आइटम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10% एंड सेलिंग प्राइस इज 9,000, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। यदि एक वस्तु को 10% नुकसान पर बेची जाती है और बिक्री मूल्य 9,000 है, तो इसमें लागत मूल्य क्या होगा। तो यहीं पर आप लोग का दे दिया है परसेंटेज ऑफ लॉस दे दिया गया है 10%, सेलिंग प्राइस दे दिया है 9,000। तो इसमें आप लोग का कॉस्ट प्राइस, ये खरीदने का आप लोग का मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि यहीं पर देख लीजिए आप लोग का दे दिया है सेलिंग प्राइस दे दिया है जो कि 9,000 और इसमें आप लोग का लॉस परसेंटेज दे दिया है 10%। तो यहीं पर देखते हैं लॉस परसेंटेज, ये कितना होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो यहीं पर जैसे कि दिया है लॉस परसेंट आप लोग का 10% है, इसमें आप लोग का लॉस, तो यहीं पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहीं पर आप लोग का जो लॉस बाय सीपी इंटू 100 ये दे दिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर आप लोग का ये क्या निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर ही आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से ये 10 इंटू ये सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस इंटू 100 हो जाएगा। तो यहीं पर ही आप लोग का जो सीपी दिया हुआ है तो सीपी बराबर ये हो जाएगा लॉस इंटू 100 बाय 10। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो इसके बाद वाला स्टेप देखते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 इंटू लॉस। तो इसमें आप लोग का इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सीपी इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू, तो लॉस क्या होता है आप लोग का
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसी में ही फिर पुटअप कर दीजिए। तो इसको पुटअप कर देने से एक कॉस्ट प्राइस जो होगा 10 इंटू यहीं पर सेलिंग प्राइस आप लोग का देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। यहीं पर ये जो लॉस है ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होना था। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहीं पर आप लोग पुटअप कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस आप लोग का दिया नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 9000। तो ये थोड़ा गलती हो गया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये आप लोग का इक्वेशन बन रहा है, थोड़ा लंबा ही सॉल्व करवा देते हैं जैसे कि आप लोग को ठीक से पता चलेगा। तो यहीं पर आप लोग का CP बराबर ये हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 CP माइनस 90,000। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर ये हो जाएगा 9 CP बराबर 90,000। दैट्स इम्प्लाइज ये CP इक्वल टू ये हो जाएगा 10,000। तो ये थोड़ा लंबा मैथ हो जा रहा है, इसको आप लोग आराम से बढ़िया से कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 25% अधिक ये आप लोग का मार्क करता है और 10% का छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि जो एक व्यापारी है इसका जो गुड्स है इसको क्या करता है आप लोग का 25% एबव कॉस्ट प्राइस इसको मार्किंग कर देता है। इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसके 25% ज़्यादा ये मार्क कर देता है और इसमें ये क्या करता है इसके बाद 10% का ये डिस्काउंट देता है। तो ये कंडीशन में इसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है तो यहीं पर देख लेते हैं। तो सपोज आप लोग का जो CP होगा कॉस्ट प्राइस को आप लोग पकड़ लीजिए, जो कॉस्ट प्राइस है ये 100 पकड़ लीजिए। ख़रीदने का वैल्यू अगर आप लोग 100 पकड़ लीजिए तो यहीं पर इसके बाद देखेंगे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस ये कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस इसका 20% बढ़ा दिया गया है 25% ऑफ ये CP कॉस्ट प्राइस का 25% एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया है। तो ये टोटल हो जाएगा 100 प्लस ये कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 का 25% ये 25 रुपीज़। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का मार्क प्राइस जो होगा 125 रुपये हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। तो डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट 10% दिया जाएगा। 10% ऑफ किसका, ये जो आप लोग का मार्क प्राइस है 125 रुपये का 10%। तो यहीं पर आप लोग का ये अगर निकाल देंगे तो 125 का 10% 125 इंटू 10/100 इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 12.5 हो जाएगा। तो डिस्काउंट 10% देने से ये आप लोग का हो जा रहा है 12 रुपये 50 पैसा हो जा रहा है। तो यहीं पर आप लोग का अभी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस आप लोग का क्या होगा, ये मार्क प्राइस जो है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस से डिस्काउंट को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस बेचने का मूल्य निकल जाएगा। तो जैसे कि मार्क प्राइस 125 था और ये आप लोग का डिस्काउंट 12.5 या 12 रुपये 50 पैसा। तो इसको अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो 112 रुपया ये 50 पैसा हो जाएगा। तो ये कंडीशन में आप लोग का प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट कितना होगा। ये प्रॉफिट आप लोग का हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे 112 रुपया 50 पैसा माइनस कर दीजिए जो आप लोग का कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस आप लोग का था 100 रुपया था
तो ये कर देने से आप लोग का मिलेगा 12 रुपया 50 पैसा। ये प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहीं पर निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होगा इसको आप लोग निकालते ही हैं। जैसे कि फार्मूला आप लोग का प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहीं पर आप लोग का प्रॉफिट हुआ है 12 रुपया 50 पैसा या 12.5 बाय 100 इंटू 100। तो सिंपल यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा 12.5%। तो यहीं पर आप लोग का जो नेट प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 12.5%। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। आफ्टर 5 years द रेशो विल बी 4:5। व्हाट इज द बी करेंट एज। तो यहीं पर देखिए ए और बी की उम्र अनुपात दिया गया है। ये 3:4 है। 5 साल बाद देखा गया ये अनुपात चेंज हो गया है, ये 4:4 हो गया है। तो बी की वर्तमान का उम्र पूछा है, एज कितना होगा। तो यहीं पर देख लेते हैं कि सपोज इस आप लोग का प्रेजेंट एज जो है, जो आप लोग का प्रेजेंट एज का रेशो है ए और बी का बीच में रेशो दे दिया गया है, ये 3:4 है। तो यहीं पर आप लोग का सपोज आप लोग का ए का एज यहीं पर 3x होगा, तो बी का एज जो होगा ये 4x हो जाएगा। तो यहीं पर आफ्टर 5 years 5 साल के बाद रेशो कितना हो जाता है, रेशो चेंज हो जा रहा है उनका उम्र के बीच में, ये 4:5 है। इसका मतलब आप लोग का 5 साल के बाद ये जो उम्र होगा ये 3x + 5। अगर करंट एज 3x है तो 5 साल बाद फिर 5 मिला दीजिए ए में, ये = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का। फिर आप लोग का बी का उम्र 5 साल बाद ये हो जाएगा 4x + 5, ये बराबर आप लोग का हो जाएगा 4:5। तो इसको ए इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आप लोग का रिजल्ट निकल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 5 बाय 4x + 5 इज इक्वल टू 4/5। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 × 3x + 5 बाय 4 × 4x + 5। तो इसको सॉल्व कर देते हैं 15x + 25 16x + 20। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये कंडीशन में आप लोग का ये x का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, पहले x को एक साइड कर लीजिए तो इसी हिसाब से आप लोग का निकलेगा। तो 16x - 15x = ये हो जाएगा आप लोग का 25 - 20। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू ये 5 हो जाएगा। तो यहीं पर x का वैल्यू मिल गया तो प्रेजेंट एज हम लोग अभी जान पाएंगे। तो b का प्रेजेंट एज पूछा है, जो कि b का जो प्रेजेंट एज यहीं पर आप लोग जो दिया गया था ये 4x था। तो ये b का एज है, तो 4 × आप लोग 5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। ये b का करंट एज है, वर्तमान का उम्र है। तो यहीं पर आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये 20 साल। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड अनदर मैन कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो ऐसा मैथ आप लोग किए होंगे। एक आदमी एक काम को 15 दिन में ख़त्म करता है और दूसरा आदमी यही काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, कंप्लीट करता है। तो दोनों मिलकर काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए, ये आप लोग का कंप्लीट करता है, ये 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये आप लोग का एक दिन में ये कितना आप लोग का काम करता है। तो कार्य का
1/15 पार्ट करता है। इसी हिसाब से बी आप लोग का कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो एक दिन में आप लोग का ये कंप्लीट करेगा 1/10 पार्ट करेगा। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलेंगे तो ये काम का एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेंगे 1/15 प्लस 1/10। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आप लोग का निकल जाएगा। ये इसको सॉल्व कर देने से ये 1/6 निकलेगा। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कार्य का 1/6 पार्ट करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का देख सकते हैं कि 1/6 आप लोग का जो वर्क करेंगे 1/6 पार्ट वर्क करते हैं ये आप लोग का एक दिन में। तो पूरा कंप्लीट वर्क करेंगे तो 1 वर्क और कंप्लीट वर्क करने के लिए ये कितना टाइम लेंगे 1/1/6, तो ये हो जाएगा 6 दिन। तो यहीं पर 1/6 पार्ट आप लोग का काम का कोई भी जो काम है इसका 1/6 पार्ट करने के लिए उन लोग को एक दिन लगता है। तो पूरा कंप्लीट वर्क करने के लिए कितना लगेगा ये 6 दिन लगेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऐसा मैथ आप लोग किए होंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए 6 दिन हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसको 6 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में राजभाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहीं पर देखिए भारतीय रेलवे में आप लोग राजभाषा का जो प्राथमिक उद्देश्य यही है कि हिंदी का बढ़ावा देना। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हिंदी पखवाड़ा किसके द्वारा मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में देखिए आप लोग का जो है सभी सरकारी विभागों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। राजभाषा नीति के अंतर्गत हिंदी में कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से अनुवादित होना है। तो यहीं पर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है जो दस्तावेज हैं जो कि आप लोग का अनिवार्य रूप से कंपलसरी इसको अनुवाद किया जाएगा। तो ये आप लोग का सभी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेंगे ये आप लोग का राजभाषा नीति के अंतर्गत आप लोग का हिंदी में इसको अनुवाद किया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑप्शन बी के साथ चलिए। राजभाषा अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है। तो राजभाषा अधिकारी जो रहेंगे उनके जिम्मेदारी क्या होगा। इनका जिम्मेदारी होगा कि आप लोग का हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। ऑप्शन बी के साथ चलिए। भारतीय रेलवे में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है। तो यहीं पर देखिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति इसका गठन भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया है। किस भाषा को भारतीय रेलवे में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सिंपल ये हिंदी हो जाएगा। हिंदी को ही भारतीय रेलवे में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा नीतियों की वार्षिक समीक्षा कब की जाती है। तो यहीं पर ही आंसर दे गया है। वार्षिक समीक्षा हर एक वर्ष किया जाता है। राजभाषा नीतियों की वार्षिक समीक्षा हर वर्ष किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। भारतीय रेलवे में हिंदी में घोषणाएं किस प्रकार की होती है। यहीं पर देखिए जो हिंदी में जो घोषणाएं होता है भारतीय रेलवे में ये आप लोग का इसका सही आंसर जो हो जाएगा जो सभी घोषणाएं जो होता है ये आप लोग का भारतीय रेल में हिंदी में घोषणाएं किस प्रकार की होती है। तो ये आप लोग का केवल महत्वपूर्ण घोषणाएं, सभी घोषणाएं, केवल ट्रेन की घोषणाएं, केवल सुरक्षा घोषणाएं। तो भारतीय रेल में हिंदी में घोषणाएं किस प्रकार की होती है। तो ये आप लोग का हो जाएगा सभी घोषणाएं
ऑप्शन बी के साथ चलिए। हिंदी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हिंदी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है ये होता है आप लोग का सूचना पट, घोषणाएं और वेबसाइट, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। किस सरकारी नियम के तहत राजभाषा नीति बनाई गई है? तो यहाँ पर देखिए जो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत ही राजभाषा नीति बनाई गई है, राजभाषा नियम बनाया गया है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर खड़गपुर डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो CNW टेक्नीशियन 3 के लिए डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ था इसका क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे ही कोई डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।